नमस्कार दोस्तों, एजुपेडो चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आएंगी वो आप देख पाएँ। तो चलिए, आज का हमारा विषय है साइंस। साइंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं क्लास के पहले चैप्टर के बारे में, जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे, और इसके साथ ही रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानेंगे, और रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित प्रत्येक चीज़ों को हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की प्रकृति एवं पहचान बदल जाती है। उदाहरण के लिए खाने को पकाना, दूध से दही का जमना, लोहे की कील पर जंग लगना या फिर कागज का जलना, अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं जो रासायनिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। रासायनिक क्रिया की जब हम बात करते हैं तो ये हम कैसे पता लगाएं कि रासायनिक क्रिया हुई है? तो रासायनिक क्रिया हुई है इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ अभिलक्षण होते हैं, जिसमें से यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कोई भी अगर रासायनिक क्रिया होती है तो ये गैस निकलना, अवक्षेप बनना, अवक्षेप का मतलब होता है झाग बनना, या रंग में परिवर्तन होना, तापमान में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना। अवस्था का मतलब है कि अगर वो लिक्विड है तो सॉलिड बन सकता है, अगर वो नेचर, अवस्था का मतलब है उसकी प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें दूध की, तो दूध जो है लिक्विड की तरह पतला होता है, प्लेन होता है, लेकिन जब हम उसकी कर्डिंग कर देते हैं, दही बना देते हैं, तो गाढ़ा हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएं, जलाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वह एक सफ़ेद चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका अगर हमें समीकरण लिखना है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ क्या है हमारे पास। तो रासायनिक समीकरण लिखने के हमारे पास बहुत से लाभ हैं। सबसे पहला लाभ जो है वो ये है कि समीकरण में परमाणुओं और अणुओं की संख्या का पता चल जाता है। पदार्थों में मोलों की संख्या का पता चलता है। रासायनिक समीकरण लिखने से समय की बचत होती है, और इसके साथ ही रसायनों का रिकॉर्ड रखना भी आसान होता है। रासायनिक समीकरण लिखने से इसके अध्ययन में सहायता मिलती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण लिखने की, तो रासायनिक समीकरण लिखने से पहले हमें इसके कुछ नियम समझने होंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, रासायनिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक होता है बायां पक्ष, दूसरा होता है दायां पक्ष। बाएं पक्ष को हम अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं, जबकि दाएं पक्ष को हम उत्पाद या इंग्लिश में इसे प्रोडक्ट कहा जाता है। जब हम बात करते हैं किसी रासायनिक समीकरण लिखने की, तो उससे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। संयोजन अभिक्रिया, जिसका मतलब होता है दो अभिकर्मक या अभिकारकों का जोड़ना। वियोजन या विघटन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब जैसे कि आप समझ रहे हैं कि टूटना होता है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व या फिर एक अधिक क्रियाशील पदार्थ दूसरे कम क्रियाशील पदार्थ को हटा देता है या विस्थापित कर देता है। जब हम रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं तो ये 2 अभिक्रियाओं से मिलकर बना है। आइए हम इनके बारे में बारी बारी से कुछ डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को आपस में मिलाएं और इनकी अभिक्रिया कराएं तो हमें प्राप्त होता है अमोनिया गैस।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दो गैसों के मिलने से एक उत्पाद अमोनिया गैस बनती है। इसी प्रकार से अगर हम कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करें तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो ये थी संयोजन अभिक्रिया। अब हम अगली अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूटता है कोई भी एक अभिकारक या अभिकर्मक। ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रत्येक वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण करके संपन्न होती है, अतः सभी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है जिनसे ऊष्मा निकलती है अभिक्रिया के दौरान। तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं, जो भी वियोजन अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो तीन प्रकार से होती है। एक होती है ऊष्मीय वियोजन जिसमें हम ऊष्मा देते हैं, एक होती है वैद्युतीय वियोजन जो विद्युत की सहायता से होती है, और एक होती है प्रकाशीय वियोजन जो कि प्रकाश की सहायता से होती है। तो आइए अब हम चलते हैं ऊष्मीय वियोजन की तरफ। ऊष्मीय वियोजन ऐसा वियोजन है, ऐसी वियोजन अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का प्रयोग करके एक अभिकारक या अभिकर्मक को दो या दो से अधिक उत्पादों में बदला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये एक उत्पाद नीचे टूटकर दो भागों में बट गया है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये ऊष्मीय वियोजन है। अब हम बात करेंगे वैद्युतीय वियोजन की। तो वैद्युतीय, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि वैद्युतीय वियोजन का अर्थ है विद्युत की सहायता से अभिकर्मक को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, दो या दो से अधिक उत्पाद में। तो यहाँ पर दोस्तों पानी का यानी जल का जो है वियोजन किया गया है विद्युत की सहायता से। जब हम विद्युत पास करते हैं जल में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस निक्षेपित हो जाती है। जब हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जब हम सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में किसी चाइना डिश में थोड़ा सा अमाउंट लेकर इसका अगर हम इसे प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो इसमें सिल्वर की एक अलग और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रकाश की हेल्प से, प्रकाश की सहायता से ये अभिक्रिया हुई, तो इसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ये तीनों वियोजन जो है अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ है किसी एक स्थान से कोई दूसरा तत्व उसको हटा देता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ या कोई धातु कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्वों को विस्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो मैग्नीशियम 2HCl में से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसकी जगह पे आ गया है और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई है, निकल गई है। जब हम द्विविस्थापन की बात करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया की, तो इसमें एक दूसरे को चेंज करते हैं, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आयनों की परस्पर अदला बदली होती है, ठीक है, और नए यौगिक बनते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि AgNO3 में सिल्वर एंड NaCl में, सोडियम क्लोराइड में सोडियम ने एक दूसरे को विस्थापित कर दिया है। और अब देखिए यहाँ पर जो NaCl था वो AgCl बन गया और जो AgNO3 था वो NaNO3 बन गया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें दो तत्वों का विस्थापन हो रहा है। जब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की, तो अगली जो चौथे टाइप की रिएक्शन है हमारे पास वो है रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों जो रेडॉक्स है ये दो शब्दों से मिलकर बना है,
रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये इंग्लिश के शब्द हैं। अगर हम हिंदी में इनकी बात करें तो रिडक्शन का अर्थ होता है अपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है उपचयन अभिक्रिया। तो ये जो रेडॉक्स है, ये रेड प्लस में ऑक्स, रेडॉक्स नाम पड़ा है इसका। और ये अभिक्रिया दो प्रकार की अभिक्रियाओं से मिलकर बनी है। पहली अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट में जुड़ जाती है, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन गैस जुड़ जाती है, या फिर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उपचयन हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि अगर किसी यौगिक से ऑक्सीजन हट जाए, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को हटा दिया है और अपने साथ रख लिया, जिससे कि H2O बन गया और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर हो गया और सिर्फ कॉपर बचा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन यौगिक से अलग हो जाती है, जबकि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो इन दोनों रिएक्शन को मिलाकर बनती है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए अब चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे संक्षारण की। संक्षारण आप लोग जंग से परिचित होंगे, लोहे के जंग से। लोहे पर जो जंग लगता है वो संक्षारण का एक उदाहरण है। संक्षारण क्या होता है? तो जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रम को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के बहुत से उदाहरण हमारे आसपास हैं, हमारे घरों में भी मिलते हैं। लोहे पर जंग लगना एक सबसे अच्छा उदाहरण है। तांबे के बर्तन पर हरी परत का जमना, जैसे कभी हम अगर पूजा के लिए लोटा लेके जाते हैं तांबे का, तो आपने गौर किया होगा कि उस पर हरी हरी सी परत जम जाती है। वो और कुछ नहीं, वो उसका संक्षारण हो रहा है, वो कार्बोनेट की परत है। चांदी का काला हो जाना, चांदी आपने देखी होगी, हमारे घरों में जो चांदी होती है जिसके गहने बने होते हैं वो काली हो जाती है। उसका कारण मुख्य रूप से है सल्फाइड बन जाना, उस पर सल्फर की परत चढ़ जाती है जिसकी वजह से उसका रंग काला हो जाता है। तो ये कुछ संक्षारण के उदाहरण हैं। अब सवाल उठता है कि संक्षारण से हम बचे कैसे? क्यों? क्योंकि एक साल में लगभग हजारों टन लोहा सिर्फ जंग की वजह से खराब हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, जिससे किसी देश की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों, इस नुकसान से बचने के लिए हम यहाँ पे दिए गए कुछ विशेष विधियाँ हैं जो हम ये सब करके, इनको अपनाकर संक्षारण को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं संक्षारण को रोकने की, तो कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो सबसे पहले है जो आम विधि है, उसे हम कहते हैं पेंट करके। तो पेंट करके हम किसी वस्तु का संक्षारण रोक सकते हैं। फिर दूसरी विधि आती है ग्रीस लगाकर, और तीसरी आती है यशत लेपन के द्वारा। यशत लेपन का मतलब होता है किसी एक धातु की दूसरे धातु पर परत चढ़ा देना। जैसे सोने की परत आप किसी से चढ़ा सकते हैं। या आपने सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें अपने आसपास, तो साइकिलों के जो हैंडल होते हैं, बाइकों के जो हैंडल होते हैं, साइकिलों के हैंडल जो चमकते हैं चांदी बिल्कुल सिल्वर लाइट, तो उस पर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। तो वो यशत लेपन का एक उदाहरण है। और इसके साथ क्रोमियम प्लेटिंग के द्वारा, तो ये क्रोमियम प्लेटिंग जो मैंने आपको बताया अभी कि क्रोमियम की अगर हम परत चढ़ा देते हैं तो वो संक्षारण से रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। क्योंकि क्रोमियम एक महंगी धातु है, तो इसलिए ये संभव नहीं है कि हम क्रोमियम से वस्तु का निर्माण कर सकें। तो इसलिए हम इसके ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के तौर पर इसकी एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं लोहे पर, जिससे संक्षारण बहुत दिनों तक नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मिश्र धातु बनाकर। तो मिश्र धातु बनाने से, जैसे कि अगर हम बात करें इस्पात की, स्टील की, तो स्टील एक मिश्र धातु है लोहे की, जिससे मिश्र धातु बनने से इसके साथ साथ पीतल हो गया और ब्रॉन्ज हो गया। तो ये सब वे तत्व हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मिश्र धातुएं हैं जिनमें जंग या फिर संक्षारण कार्य नहीं करता है। तो ये 5 तरीके हमारे पास जिससे हम संक्षारण से बच सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम बात करेंगे विकृत गंधिता। दोस्तों, विकृत गंधिता का मतलब होता है खराब हो जाना, सड़ जाना। तो जब हम पदार्थों को लंबे समय तक खुले में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो
क्या होता है कि वायु में ऑक्सीजन गैस है और ऑक्सीजन बहुत ही अभिक्रियाशील गैस है। तो ये ऑक्सीजन गैस क्या करती है, भोज्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके उसमें जो फैट होता है, जो वसा होता है, उसके साथ अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के यौगिक बना लेती है, जिनका जो कि बिल्कुल अरुचिकर गंध यानी कि बहुत ही स्मेल सी पैदा करते हैं, जो बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों में समझें यहाँ पर, तो पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनमें मौजूद वसा व तेलों के वायु उपचयन द्वारा, उपचयन ये वही शब्द है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन द्वारा भोज्य पदार्थों में अरुचिकर गंध एवं अरुचिकर स्वाद उत्पन्न हो जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत शब्द मतलब खराब, गंधिता मतलब बदबू या स्मेल। तो वसा व तेल युक्त भोज्य पदार्थों के इस उपचयन को रोकने के लिए इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस में पैक कर दिया जाता है। और नाइट्रोजन गैस आप जानते हैं कि बहुत ही अक्रियाशील है, यानी ये अभिक्रियाशील गैस नहीं है, बहुत कम, बिल्कुल अक्रिय गैस है ये। तो इसलिए इसका हम उपयोग करके ऑक्सीजन को दूर रखते हैं इस चीज़ से। अब बात करते हैं विकृत गंधिता को रोका कैसे जाए। तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए हमारे घरों में और भी कोई तरीके हैं, जैसे अभी हमने बात की नाइट्रोजन गैस की। इसके अलावा हम एंटीऑक्सीकारक का प्रयोग करके, अब ये एंटीऑक्सीकारक क्या है, तो आपने हींग का नाम सुना होगा। हींग का हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में डालने के लिए। वो एक एंटीऑक्सीकारक है जो क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया को रोकता है। और जो हमारे पास तीसरा तरीका है वो है कि हम भोज्य पदार्थ को अंधेरी जगह पे या फिर प्रकाश से दूर रखें। ये भी बहुत ही कारगर तरीका है। इससे बिल्कुल अंधेरे में होने से अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, जिससे खाना सड़ता नहीं है। रेफ्रिजरेटर का उपयोग करके, आप जानती हैं हम सबके घरों में लगभग रेफ्रिजरेटर होता है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, तापमान कम हो जाता है, जिससे क्रियाशीलता घट जाती है, कम हो जाती है। तो ये कुछ तरीके थे विकृत गंधिता को रोकने के। तो आइए अब आगे चलते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साथ ही कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी नई नई वीडियो के द्वारा आपको 9th के 10th के साइंस विषय के, मैथ विषय के बारे में और भी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी वेबसाइट www.edupado.com से कोई भी मटेरियल जो आप पढ़ना चाहते हो, या फिर आप 9th में हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, स्कूलिंग 6 से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, टेस्ट पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।